हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम 4 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए गए हैं। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना हसरत मोहानी ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्किप मत करिएगा, ठीक है। व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, तो व्याख्या को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं। उर्दू भाषा के विख्यात कवि मौलाना हसरत मोहानी 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले पहले कांग्रेस कार्यकर्ता थे। मौलाना हसरत मोहानी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? तो अहमदाबाद अधिवेशन में। अहमदाबाद अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था। और अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो हकीम अजमल खान ने किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो कांग्रेस ने अपने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को एक राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें सर्वप्रथम स्वराज शब्द को किसने दिया था, प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम स्वराज शब्द का? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद कांग्रेस के मंच पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद हम बात करें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने। और कांग्रेस ने प्रस्ताव का पारित किया था तो 1929 में। स्वराज से संबंधित ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि मौलाना हसरत मोहानी ने कौन सा नारा दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की। खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चा खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उनकी समान विचारधाराओं और महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ मित्रता के कारण खान को उनके करीबी सहयोगी अमीर चंद बामवाल ने सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी उपनाम दिया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा 10 रोजा और पख्तून। पख्तून जो है पश्तो भाषा में थी, ठीक है। पख्तून और 10 रोजा खान अब्दुल गफ्फार खान की पत्रिका थी। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो इन्हें भारत रत्न जो है 1987 में दिया गया था। और भारत रत्न पाने वाले
पहले गैर भारतीय थे। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। कब किया था? तो 1931 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में कांग्रेस के भीतर मार्क्सवादी लेनिनवादी समाजवादियों की विचारधाराओं द्वारा किया गया था। इसका गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया था। इसमें और कौन कौन शामिल था? तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा इसमें शामिल थे। उसके बाद ध्यान रखिएगा, बिहार समाजवादी पार्टी ने बाद में 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नींव रखी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? तो पटना में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो है क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष थे। और पहले सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण पहले इसके सचिव थे। किसके? ये आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी के। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था? तो अगस्त 1942 में यह शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता, ठीक है, आजाद दस्ता का गठन किया था। अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को जो है किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया था, वहां से ये फरार हो गए थे और फरार होने के बाद नेपाल में आजाद दस्ता का गठन किया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जेपी या लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें जो है भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है। और उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक के मध्य विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में जो हुआ था उसमें। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था अभी बताया था, इसमें आपका कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लखनऊ अधिवेशन, ये भी इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। रामगढ़ 1940 में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, देखिए वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा था, मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों की गरीबी, बेगारी और गुलामी से मुक्ति दिला सके। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कथन भी अगर पूछ ले तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1936 का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इस सत्र में जो है उन्होंने समाजवाद अपनाने का आग्रह किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंतिम रूप से भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर अधिवेशन 1919।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। कब हुआ था यह अधिवेशन? 1919 में हुआ था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। तिलक का देहांत कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को जो है इनका देहांत हो गया था। और ये जो अमृतसर का अधिवेशन हुआ था 1919 में, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मेजनी को माना था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजनी। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किया था। लाला लाजपत राय को और किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, आर्य समाज, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ए हिंदूज इंप्रेशन और अनहैप्पी इंडिया। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? तो लाला लाजपत राय की। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंपॉर्टेंट है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेलेंटाइन सिरोल एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो आपका वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, तब से उन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में 1897 में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकार किया गया, उनके नेता के रूप में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। लोकमान्य तिलक की बात करते हैं, इनकी पत्रिका भी ध्यान रखिएगा, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा किसकी पत्रिका है? तो लोकमान्य तिलक की है। और हम बात कर रहे हैं, इन्होंने 1893 में कौन सा महोत्सव शुरू किया था? तो गणेश उत्सव शुरू किया था। और हम बात करें 1895 में कौन सा महोत्सव? तो शिवाजी महोत्सव का शुभारंभ इन्होंने किया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? उग्रवादी विचारधारा की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिक संसाधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ये किसकी विचारधारा थी? तो ये आपका उग्रवादियों की विचारधारा थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों के न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने और इंग्लैंड में शिष्ट मंडल भेजन में विश्वास करता था। जो आपका जो उदारवादी दल था वे संवैधानिक आंदोलनों में, अंग्रेजों के न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में
प्रस्ताव पारित करने और इंग्लैंड में शिष्ट मंडल भेजने में विश्वास करता था। ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो आपका उग्रवादी दल था, उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए निश्चित में विश्वास करता था, यानी दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था। ध्यान रखिएगा, जो आपका उग्रवादी दल था, इनके लिए जो है स्वराज का अर्थ क्या था, तो विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ था साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन ग्रेस होल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी भारत जो है, भारत कोकिला कहा जाता है इन्हें। ठीक है, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, वह संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर थी। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक संयुक्त प्रांत जो अब क्या है, उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल रही। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वह एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। बता चुका हूं इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू 1925 में जो आपका कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? तो किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट और लोकप्रिय रूप से इन्हें एनी वुड के रूप में जाना जाता है। वह एक प्रतिष्ठित थियोसोफिस्ट थी, महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, लेखक और लेखिका थी। ठीक है, लेखिका थी। 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और उन्हें 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अभी बताया मैंने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। 1917 कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। और इन्होंने जो है 1898 में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और बाद में यही क्या बना, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी पत्रिका भी ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट की पत्रिका है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? करा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, यही गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताया हूं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो ये आपका 1878 में आया था। किसने लाया था, तो ये आपका लिटन ने लाया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कर्जन की बात करें तो कर्जन के समय में कौन सी घटना हुई थी, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कर्जन के समय में हुआ था। बाकी इल्बर्ट बिल जो है आपका, जो कब आया था, तो 1883 में आया था इल्बर्ट बिल, रिपन के समय में, ये भी सही है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था वारेन हेस्टिंग के समय, ये भी सही है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में आया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? पहली बार जनगण मन जो आपका राष्ट्रगान है, कहाँ गाया गया था, तो कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो विशन नारायण धर ने। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनगण मन को जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं
वंदे मातरम को कब गाया गया था पहली बार? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था जो 1896 में हुआ था? इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। एम रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बताया हूं इसको, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? जो आपका ये अमार सोनार बांग्ला है, यह गीत किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह लिखा था। स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को यह शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, उसी समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला को लिखा था। अब ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था, जो भारतीय मुसलमान थे ये समान रूप से जो आपका उग्रवादी आंदोलन था उससे आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था ऑप्शन डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति की वजह से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मुसलमान समान रूप से आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का क्या है? उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता का एक धर्म और वह ईश्वर की देन है। ये किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। इन सब वजहों की वजह से जो है मुसलमान इसमें शामिल नहीं हुए थे। एक एग्जाम्पल और, जैसे आपका तिलक की बात करते हैं, ये भी आपका उग्रवादी नेता थे। इन्होंने जो है 1893 में भी आपका जो हिंदू उत्सव, गणेश उत्सव, इन सब की शुरुआत किया था। तो ये जो उग्रवादी थे ये ज्यादातर हिंदू को जो है हिंदू धर्म को वापस लाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न में मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शौकत अली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। ठीक है, मौलाना शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागपुर अधिवेशन जो आपका 1920 में हुआ था। सी विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने। गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सी आर दास ने किया था, 1922 में हुआ था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था और इसमें जो है नागपुर अधिवेशन में ही सदस्यता शुल्क जो है 4 आना कर दिया गया था। जो कांग्रेस की सदस्यता शुल्क था उसको 4 आना कर दिया गया था ताकि जो है गरीब व्यक्ति भी जो है कांग्रेस में जुड़ सके। ठीक, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो वेवेल था। ऑप्शन ए, लॉर्ड वेवेल। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में 1943 से 1947 तक जो है भारत क्या रहे थे? ये वायसराय भी रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय अगर बात करें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो भारत का वायसराय था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ब्लू वाटर नीति की शुरुआत किसने किया था? थी आपका द अल्मीडा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा
भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आया? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो द अल्मीड़ा था, और इसी ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रथम पुर्तगाली कौन आया था जो भारत आया था? तो 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था, सभी को पता होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1632 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? सती प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? तो 1829 में हुई थी। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से जो है सती प्रथा का समापन किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बेंटिक जो है भारत का क्या था? प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन यानी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या पिता कहा जाता। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। रिपन की बात करते हैं तो रिपन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको क्या किया था? समाप्त किया था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के समय जो है, इन्हीं के समय नियमित रूप से जनगणना जो आपका शुरुआत हुई थी, नियमित रूप से जनगणना रिपन के समय में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी के गोखले ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की बात करें तो 1899 से 1905 तक यह भारत का वायसराय था। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है इसके प्रशासन को और औरंगजेब से तुलना किया था। लॉर्ड कर्जन के समय में ही आपका बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण यानी अस्थाई बंदोबस्त जिसे आप लोग कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना यानी निर्धारित करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। ध्यान रखिएगा, ये जो अस्थायी बंदोबस्त था कितने भूभाग पर लागू था भारत में? तो आपका 19% भूभाग पर यह लागू था। अगला है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल किराएदारी अधिनियम कब आया था? तो 1885 में आया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिससे जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदार अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों जो जमींदार थे और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? सेना में जो है आपका जो चर्बी वाले कारतूस थे इसे कब शामिल किया गया था? बीपीएससी 2005 पूछा गया प्रश्न है, तो दिसंबर 1856 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक और ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्माण
प्रयोग का जो है निर्णय लिया, निर्माण ने निर्णय लिया। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न था। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की बात करें तो बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। अगर पूछा जाए पटना से किसने किया था तो पीर अली ने किया था। ठीक है, पटना से पीर अली ने किया था। नेक्स्ट, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। जो बिरसा मुंडा थे उनको सोते हुए कब पकड़ा गया था? बीपीएससी 2016 में पूछा गया था ये, तो 3 फरवरी 1900 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर जो सिंहभूम झारखंड में है के जाम कोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। ये इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा की बात करें तो इन्होंने जो मुंडा विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था और मुंडा विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें धरती आबा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है इन्हीं की जयंती पर। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रह्म समाज के बारे में, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1828 ईस्वी में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बारे में देखते हैं। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी आपका सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद जो है त्रुटिहीन है, तो इसका राइट आंसर ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। इसके जो सिद्धांत थे तो एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त करना, यह था। मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व का कुठाराघात, ठीक है, अस्वीकार किया था। स्त्रियों की स्थिति में सुधारना। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ये ध्यान रखिएगा, वेदों को जो है त्रुटिहीन किसने माना था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, आपका बांग्लादेश है। देखिए कौन सा लग रहा है? एक तो आपका ये पश्चिम बंगाल लग रहा है। इधर आपका कौन सा लग रहा है? ये आपका असम भी देखिए यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आपका देखिए मेघालय लग रहा है और ये त्रिपुरा लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मिजोरम लग रहा है। तो ऑप्शन सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, आपका ये मेघालय हो गया, ये आपका असम हो गया, देखिए दोनों साइड यहाँ भी, और ये आपका त्रिपुरा हो गया और ये आपका मिजोरम हो गया। 5 राज्य। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री जिसे आप लोग कहते हैं, 82.5 डिग्री जो समय रेखा है, कहां से नहीं गुजरती है? तो ये आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री जो आपका देशांतर रेखा है, ये आपका कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से होकर यह गुजरती है। कौन कौन से राज्य? देखिए यहाँ पे मैप में, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और यहाँ पे नीचे देखिए कौन सा है? तो आपका देखिए, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका हो जाएगा ये उड़ीसा हो गया, और ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है,
तो आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनका नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, भारत के मुख्य स्थलीय दक्षिणी बिंदु, देखिए अगर मुख्य स्थलीय पूछे तो कन्याकुमारी है, जबकि भारतीय भूभाग का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये आपका क्या है? सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है। अगर पूछे मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे। उसके बाद आपका किबुतु ध्यान रखिएगा, ये डिग्री भी ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ये दोनों जरूर ध्यान रखिएगा। किबुतु की बात करते हैं तो ये आपका क्या है? पूर्वी बिंदु है। ठीक है, गुहार मोती ये आपका गुजरात में है। कौन सा बिंदु है? ये आपका जो है पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु। और इंदिरा कॉल जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये आपका क्या है? उत्तरी बिंदु है। तो 5 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम बात करते हैं, अब की बार पूछा गया था, टीआरई 2 में पूछा गया था, पूरब से पश्चिम यानी पश्चिम से पूरब लंबाई कितनी है? तो ये आपका 2933 किलोमीटर ये लंबाई है। और अगर पूछा जाए इधर से उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है भारत की, तो ये आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन इसमें कौन से है? तो सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं? ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते। ध्यान रखिए, कभी समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे आपका सौर हो गया, सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा नहीं। वायु हो गया, जल, ज्वारी, सागरी, तापीय ऊर्जा, ये सब आपका नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। और नवीकरणीय के ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? जो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये जो है कुछ समय बाद क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाती हैं? टीआरई 2 में पूछा गया था, तो आपका तलछटी चट्टानें कहलाती हैं। इसे ही आप लोग अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं, अवसादी चट्टान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें जीवाश्म पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अग्नेय शैल में चट्टान नहीं पाई जाती है। जीवाश्म मुख्य रूप से तलछटी चट्टानों यानी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, क्योंकि चट्टानें कम तापमान और दबाव पर बनती हैं। तलछटी चट्टानों को द्वितीय चट्टानों के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक कहते हैं। तो द्वितीय किसे कहते हैं? अवसादी चट्टान को कहते हैं, क्योंकि वे अन्य चट्टानों के अवसादों द्वारा निर्मित होती हैं, जिन्हें श्रेणीकरण के एजेंटों द्वारा निरूपित और जमा किया जाता है। परतदार होती हैं। ठीक है, ये चट्टानें आमतौर पर क्रिस्टलीय प्रकृति की नहीं होती हैं, ये नरम होती हैं और कई परतों में होती हैं, क्योंकि वे तलछट के जमाव के कारण बनती हैं। ये आपका जो है आपका जमाव से बनती हैं। ठीक है, इसलिए अवसाद मतलब होता है जम। ठीक है, जो आपका क्षरण होता है, उस जो एक जगह जम जाता है तो वही धीरे धीरे आपका जो है बन जाता है अवसादी चट्टान। ठीक है, इन चट्टानों के विभिन्न परतों के बीच जो है जानवरों और अवशेषों की उपस्थिति हो सकती है, यानी इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। जनसंख्या की बात करते हैं तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? तो 17.7%। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है? सबसे निकटतम परत है जिसमें मौसम संबंधी सभी मौसम घटित होते हैं। तो ऑप्शन बी। देखिए, क्षोभ मंडल सबसे आपका निचली परत है और मौसम संबंधी जितने घटनाएं होती हैं, वर्षा, ओस, तूफान, ये सब क्षोभ मंडल में। समताप मंडल को ये आपका क्या है? शांत मंडल है, वायुयान वगैरह यहीं पे उड़ते हैं। मध्य मंडल ये आपका क्या है? सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल है। उसके बाद आपका ताप मंडल, आयन मंडल जिसे कहते हैं। उसके बाद आपका वायुमंडल। समताप मंडल ध्यान रखिएगा, जो है इसमें आपका ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट, पवन अपर्दन से कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है? पवन अपर्दन यानी हवा के अपर्दन से कौन सी आकृति बनती है? तो जुगेन बनती है। ये आपका देखिए चित्र है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुगेन जो है क्या होता है ये? यह मेज के आकार की भू आकृति, देखिए आपका मेज के आकार की है। देखिए यहाँ से क्षरण हो गया है, यहाँ से क्षरण हो गया है। ज्यादातर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यह देखा जाता है। चट्टान का नरम भाग हवा से नष्ट हो जाता है और कठोर भाग वैसे ही बना रहता है। इसे क्या कहते हैं? जुगेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका क्रम भी ध्यान रखिएगा सूर्य से दूरी के अनुसार। तो बुध जो है सबसे नजदीक है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद मंगल। मंगल और बृहस्पति के बीच में यही के क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसके बाद आपका बृहस्पति का नंबर आता है, शनि, अरुण, वरुण। अब तो यह है नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, क्रम ध्यान रखिए, क्रम पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका बुध है, सबसे छोटा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र सबसे गर्म है, सबसे चमकीला भी है ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कई बार बता चुका हूं। तो उसे कहाँ वहां पे मिल्पा कहा जाता है, मिल्पा। लद्दाख कहाँ कहा जाता है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया में से क्या कहते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया में से लद्दाख कहते हैं। चेना कहाँ कहते हैं? तो चेना आपका श्रीलंका में कहा जाता है। कहाँ पे? श्रीलंका में कहा जाता है। रोका कहाँ कहा जाता है? तो ब्राजील में से और रोका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के 9 राज्य जो है तट रेखा से सीमा साझा करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा किसकी लगती है? तो गुजरात की सबसे लगती है, सबसे ज्यादा लंबी है सीमा रेखा। उसके बाद बात कर सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? तो गोवा की सबसे छोटी तट रेखा है। और समुद्र में भारत में जो है तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण, इसकी ट्रिक ध्यान रखिएगा। कल जाएंगे, PDS। कल से मतलब हो गया आपका यहाँ पे कौन सा? काराकोरम। जाएंगे नहीं, देखिए का से हो गया आपका काराकोरम। ला से आपका क्या हो गया? यहाँ पे लद्दाख हो गया। जा से आपका कौन सा हो गया? जास्कर हो गया। ठीक है, जास्कर। पी से आपका क्या हो गया? पीर पंजाल हो गया यहाँ से। डी से आपका धौलाधर हो गया। ठीक है, और एस से आपका शिवालिक श्रेणी हो गया। ये ध्यान रखिए क्रम। सबसे पहले आपका कौन सा आता है? कल। देखिए आपका का से आपका काराकोरम, उसके बाद यहाँ पे लद्दाख हो गया। कल जाएंगे, जा आपका हो गया जास्कर। उसके बाद आपका PDS, तो ये आपका पीर पंजाल। उसके बाद आपका धौलाधर आता है, उसके बाद लास्ट में आपका शिवालिक आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया है। नेक्स्ट, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पे विंध्याचल। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका विंध्याचल है, फिर उसके नीचे बहती है आपकी कौन सी नदी? नर्मदा नदी बहती है। फिर आपका जो है आपका कौन सा श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कौन सी है? फिर नीचे आपका ताप्ती नदी बहती है, ताप्ती नदी। देखिए यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। एक तो पूछ लेगा नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा है? तो आपका सतपुड़ा होगा, जैसे प्रश्न पूछा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछता है कि आपका ये आपका सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। ऐसे पूछ लिया जाएगा, क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। मैप में देखिएगा यहाँ पे आपका विंध्याचल है, यहाँ पे सतपुड़ा है। ये देखो नदी जा रही है, एक इधर एक इधर। ये आपका ऊपर वाली नर्मदा है और ये वाली कौन सी है? ताप्ती है। तो सतपुड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है इसकी। ठीक, नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी
घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? देखिए ये आपका कौन सा पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, यहाँ आपका कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखिएगा इसकी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का कौन सा नेशनल पार्क ओलिव रिडले टर्टल, ये आपका ओलिव रिडले जो है टर्टल यानी कछुआ है, ठीक है, कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपका भीतर कणिका नेशनल पार्क, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में है ये? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में है। ठीक है, केवलादेव आपका जो है कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। नागार्जुन सागर नेशनल पार्क ये आपका आंध्र प्रदेश में है। केबिल लामजाओ ये कहाँ पे है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो मणिपुर में है ये। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, भारत में संसदीय प्रणाली है, सभी को पता है, क्यों है? देखिए संसदीय प्रणाली में जवाबदेही होती है, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा की प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का जो है दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का कौन सा दर्शन नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य की बात तो करता ही हमारा संविधान, समाजवादी राज्य की भी बात करता है, राजनीतिक समानता भी है, साम्यवादी राज्य नहीं, ये आपका कहीं गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपका कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया। जो आपका समाजवादी है, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। कल्याणकारी राज्य की बात कौन सा कहाँ पे मिलता है? डीपीएसपी में मिला, कई बार बात बता चुका हूँ। डीपीएसपी भाग 4 में है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? देखिए पॉलिटिक्स से आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स ज्यादातर एनसीईआरटी से पूछता है, आपका संविधान उतना नहीं पूछता, आर्टिकल वगैरह बहुत ही कम ही पूछता है। ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं आपके उसमें, ठीक है, एग्जाम में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता। देखिए भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रस्तावना, कि हम भारत के लोक से प्रारंभ होता है। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। ठीक है, जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है। जो जनता के स्वामी ना होकर क्या होते हैं? सेवक होते हैं। जो आपका जो प्रतिनिधि होते हैं ये क्या होते हैं? जनता के सेवक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक क्या है? गणतंत्र है। इसका अर्थ है, गणतंत्र क्यों है? इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गणतंत्र का आशा है कि राष्ट्र का जो प्रधान निर्वाचित होता है, जो यानी चाहे वो प्रत्यक्ष होता है चाहे अप्रत्यक्ष। देखिए गणतंत्र का मतलब होता है जो आपका प्रधान यानी जो आपका राष्ट्रपति होता है। हमारे देश का राष्ट्रपति क्या होता है? ये निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। देखिए वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान यानी अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक क्या है? गणतंत्र है। ये आपका जैसे राजतंत्र नहीं है, राजतंत्र में के वंश के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं? जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसको हम चुनते हैं, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? कई बार बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? तो ये आपका मूल कर्तव्य यहां से लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है यहां से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली यहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया है? आपका जो संघ होता है ये आपका कहां से लिया गया? संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों की नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र जो है बेसिकली पूछ रहा है किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8,
वर्तमान में कितनी है, तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है। पहली अनुसूची में आपका देश और जो आपका राज्यों का नाम है, दूसरी में आपका वेतन भत्ते और पेंशन है, तीसरी में आपका शपथ है, और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सीटों का आवंटन चौथी में है। पांचवी में आपका अनुसूचित जाति और जनजातियों का प्रशासन है। छठी में आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और जनजाति प्रशासन है इसमें आपका। सातवां में ये इंपॉर्टेंट है, केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आठवें 22 जो आपका 22 भाषाएं हैं। नौवीं में आपका भूमि सुधार संबंधी जो आपका अधिनियम है। दल बदल अधिनियम आपका 10वीं में है। पंचायतों का प्रावधान आपके 11वीं में है। नगर आपका पंचायत आपका एक 12वीं अनुसूची में। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका चौथी अनुसूची, ध्यान रखिएगा, चौथी पूछा जाता है, सातवीं पूछा जाता है, छठी और आप आठवीं और नौवीं और ये दोनों, ठीक है। ये इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इसको। वैसे तो 12 आपको जो है रटा होना चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक लगवाया उसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भीमराव अम्बेडकर के अलावा जो है प्रारूप समिति में जो है कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। इनको लेकर अगर पूछा जाए तो 7, इनको छोड़कर पूछा जाए तो 6। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा अयंगर, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान। ध्यान रखिएगा, बी एल मित्र के स्थान पर बाद में कौन बना, तो आपका एन माधव राव बने, और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन बना, तो आपका टी टी कृष्णाचारी। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए थे, तो आपका संविधान में 21A जोड़ा गया था। 21A में क्या है, आपका शिक्षा का अधिकार इसी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया 21A में। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया इसमें। और जो है आर्टिकल 45 जोड़ा गया, ठीक है। इसमें भी आपका 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया। 6 वर्ष जो आपका कम है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 6 से 14 है, इसमें आपका 6 वर्ष से कम की बात कही गई है डीपीएसपी में। और 51A भी में भी संशोधन किया गया। इसमें आपका जो माता पिता या अभिभावक हैं वह 1 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या जैसा भी मामला हो प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। जो आपका ये भी 14 वर्ष से कम है उनकी शिक्षा की व्यवस्था बात करेंगे। ये आपका अभिभावक के बारे में बात कही है, अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 21 में शिक्षा का अधिकार है, पूछा जाता है किस संविधान संशोधन, तो 86 संविधान संशोधन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित किया गया। यह अधिनियम जो है, जिसे आप लोग क्या है आईटी एक्ट के नाम से जानते हैं, कब आया था, 2009 में। और ये लागू कब हुआ था, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार से भारत की संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। बिहार से भारत की संविधान सभा का कौन सदस्य नहीं था, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये तो थे बिहार से ही थे। राजेंद्र प्रसाद भी आपका बिहार के हैं। जगजीवन राम भी ये बिहार से हैं। और श्याम नंदन प्रसाद मिश्र ये भी आपका बिहार, यानी हो जाएगा ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है आपका संविधान, ये कहाँ बिहार के थे। राजेंद्र प्रसाद भी आपका बिहार के ही थे। ये संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष भी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, सभी को पता होगा। जगजीवन राम भी आपका बिहार के थे, ये श्रम मंत्री भी थे बाद में, ठीक है। और श्याम नंदन प्रसाद मिश्र जो है ये भी आपका बिहार के थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना, लेकिन भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची भी लिया गया है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। आयरलैंड से आपका क्या लिया गया, डीपीएसपी लिया गया है। डीपीएसपी जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। अमेरिका के से आपका जो है महाभियोग लिया गया है। और क्या लिया गया, मूल अधिकार लिया गया है। कनाडा से आपका संघीय व्यवस्था लिया गया है। नेक्स्ट,
वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में इंपॉर्टेंट है? वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 में है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखिएगा, एन के सिंह है, एन के सिंह। 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यानी गलत कथन पूछा है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया नहीं, भाग 3 में नहीं, भाग 2 में है आपका नागरिकता। भाग 3 में क्या है? आपका मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है। अच्छा, भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है, ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता, और ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा जरूर। ठीक है, क्या पूछ रहा है? पहला कह रहा है यदि कोई राज्य इन नीति निषेध तत्वों को लागू नहीं करता तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। अगला है गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निषेध सिद्धांत है, बिल्कुल सत्य है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सत्य है। ये सिद्धांत राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं, ये भी सत्य है। कई बार बताया हूं, देखिए नीति निषेध सिद्धांत यानी डीपीएसपी के उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे आपका मूल अधिकार है, जब उसका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो है डीपीएसपी के उल्लंघन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही सही नहीं है, इसमें दिया है जा सकते हैं, तो हम जा नहीं सकते, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता बिल्कुल सही है, समान नागरिकता संहिता से आपकी प्रश्न बना था, ये आपका उत्तराखंड लागू किया है। अनुच्छेद 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 39 से समान न्याय और निःशुल्क कानून, ये सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अनुच्छेद 41 ये आपका गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? पहला, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था, बिल्कुल सत्य है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 को हुआ था, और संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया था। अब यह क्या है? ये आपका आर्टिकल 300A में है, ये क्या है? कानूनी अधिकार है। दूसरा है, संपत्ति का अधिकार एकमात्र नैतिक अधिकार रहेगा, नहीं, नैतिक नहीं है, कानूनी अधिकार है। इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और भारत के मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सत्य है। इसमें गलत पूछा है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है इसमें। पहला कह रहा है सभी हरे पौधे अपना भोजन बना सकते हैं, बिल्कुल सत्य है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और पौधे क्या होते हैं? आपका उत्पादक होते हैं, तो ये सही है आपका। ठीक है, अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं, नहीं, जानवर को क्या होते हैं? स्वपोषी नहीं होते, विषमपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जानवर खाना नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी गलत है। आपने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण जल और सूर्य की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें इसका सही पूछा है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे आपका उत्पादक होते हैं, यानी जो आपका खाना बनाते हैं, इन्हीं आपको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका जानवर जो होता है विषमपोषी होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की तो आवश्यकता होती ही है, सभी को पता होगा, कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को जो आपका रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, हरित लाल। बाकी क्रोमोप्लास्ट जो है आपका जो है ये फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। देखिए, लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि वे कोशिका को खराब करने वाले पाचक एंजाइमों का क्या करती हैं? स्राव करती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सभी को पता है, कई बार बता चुका हूं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री जो है आपका राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण स्थल है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन का कारखाना या फैक्ट्री कहते हैं। तो तीनों ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, एक
लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त क्या है? पहले वो क्या कर बैठे बैठे झूल रही थी, फिर उस पर खड़ी हो गई, तो क्या होगा? आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। झूला जो है स्लो हो जाएगा, इसका मतलब आवर्त का मतलब स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का असाई मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाड़ियों की बैटरी जो होती है उसमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ चुका है। अगला है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे जो है ओलरीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी को कहा जाता है, पीसी कल्चर इंपॉर्टेंट है मछली पालन को, बर्मी कल्चर केचुआ पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती और फंगी कल्चर मशरूम की खेती। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ऑप्शन डी, विटामिन बी 12 में आपका कोबाल्ट होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? तो एनीमिया रोग होता है, विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया रोग। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका विटामिन बी के जो है प्रकार है, उसके रासायनिक नाम है। बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन है, बी 2 का आपका राइबोफ्लेविन, बी 3 का आपका नियासिन है, बी 5 का पेंटोथेनिक अम्ल, बी 6 का पायरिडोक्सिन, बी 7 का आपका बायोटिन और बी 12 का आपका साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पे छूट रहा है, विटामिन बी 9, इसका जो है रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। ठीक है, फोलिक एसिड। नेक्स्ट, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण तो हो जाएगा, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। अवतल दर्पण में बड़ा दिखता है, इसलिए नाई वगैरह क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। आपका दांत देखने के लिए जो आपका दंत चिकित्सक होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो जो गाड़ियों में आपका साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? कहा जाता है कि ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। मार्बल कैंसर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है उसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल का क्षरण हो रहा है, उसी को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के द्वारा होता है। ठीक है, उसकी वजह से होता है। अगला है, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्वच्छ करने के लिए तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होता है? बता चुका हूं, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में ध्यान रखिएगा, हमेशा नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, नए पदार्थ बनते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है, और ये कैसा होता है? अनउत्क्रमणीय होता है। अनउत्क्रमणीय होता है, यानी इसे जो हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा क्या होगी? किसी पदार्थ का हम ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की ऊर्जा क्या होगी? उसमें वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, खसरा, चेचक, गलसुआ, रेबीज रोगों के होने का कारण किसकी वजह से होता है? यानी वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? वायरस। वायरस यानी विषाणु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मलेरिया रोग का वाहक कीट कौन सा है? मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? तो मादा एनाफ्लीज इसका वाहक मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज। मलेरिया, मलेरिया की दवा कौन सी होती है? कुनैन। किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग गहन खेती का नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी। अगला, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? फसल का कवक रोग, कवक से कौन सा होता है? तो हो जाएगा कपास का जो विल्ट होता है, ये कवक से होता है। ऑप्शन बी। अगला है, ऑर्निथोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट है।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत में आपका 1972 में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी तो 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट हाथी हाथी जो है 1992 में। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट है, बिहार में पूछ रहा है स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगर हम बात करें स्वराज दल की स्थापना किसने किया था 1923 में, किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन ये बिहार का पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा 1923 में श्री कृष्ण ने जो है इसकी एक शाखा बिहार में खोली थी। और इसके जो है जो बिहार में स्थापना हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी जो है पहले इसके क्या थे? सचिव थे। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ का गठन कब हुआ था? पूछा गया प्रश्न है ये, टीआरई 2 में पूछा गया था। पटना युवक संघ तो 1927। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, इनकी पत्रिका कौन सी है? तो हुंकार इनकी पत्रिका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। इसमें आपका 7 सदस्य थे और 7 क्या थे? आपके जो है अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ये आपका टीआरई 1 टीआरई 2 के कई सारे एग्जाम में पूछा गया था। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो भागलपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? इंपॉर्टेंट है, सोने का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो जमुई में है। ऑप्शन ए। अगला है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है? तो आपका हो जाएगा कांवर झील। कई बार बताया हूं, कांवर झील किस जिले में है पूछा जाए तो बेगूसराय। आजकल जिला पूछने लगा तो ध्यान रखिएगा, बेगूसराय। नेक्स्ट है, और ये जो है ये कांवर झील है, ये बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्र स्थल है। ये ध्यान रखिए, एकमात्र रामसर साइट है, तो ये आपका बेगूसराय में। ये ध्यान ध्यान रखिएगा। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 1 नहीं 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? उत्तर पश्चिम में कौन सी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है आपका सबसे जो है उत्तर पश्चिम में है। ऑप्शन ए। अला निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट भी है ये। तो ये आपका कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उसका नाम क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का। बिहार में जो है 12 वन्य जीव अभ्यारण्य भी है इसके अलावा। ठीक है, इसमें आपका ध्यान रखिएगा, उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है ये भी, और पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये आपका नालंदा में है, और विक्रम गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भागलपुर में है। बाकी यहाँ पे कुछ मान्य नाम लिख दिए हैं, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? इंपॉर्टेंट है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा की यहाँ पे पूछ रहा है तो 40 सीटें हैं लोकसभा की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिहार की कितना विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243। लोकसभा की कितनी सीटें, सॉरी लोकसभा की 40 और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ पे 16 सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, 9 अप्रैल 2024 को आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो साइमन हैरिस बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उगादी को नए साल के दिन के रूप में किस राज्यों में मनाया जाता है? उगादी को जो है नए साल के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कर्नाटक में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है ये। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? सिटवे बंदरगाह तो यह आपका म्यांमार में है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य में है? मिराज शहर, इसके लिए जो है जीआई टैग मिला है संगीत वाद्य बनाने के लिए, तो यह आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला है, हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज कहाँ आयोजित किया गया? सागर कवच ये आपका लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है और इसमें जो है भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इसमें भाग लिया था। अगला है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बैलिस्टिक मिसाइल का किसका? तो आपका अग्नि प्राइम का। किसने किया? डीआरडीओ ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। नेक्स्ट है, काठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है किस राज्य में है? तो काठिया गेहूं ये आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किससे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान किसे मिला है? तो ये आपका प्रभा वर्मा को मिला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रभा वर्मा को मिला है, उनकी उपन्यास जो है रौद्र सात्विकम के लिए मिला है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने मान्यता दे दी, इसका नाम क्या रखा गया? जहां पे आपका चंद्रयान 3 उतरा था उसका नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति रखा गया उस पॉइंट को, जो है इसको जो खगोली जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है वो मान्यता दे दी गई है उसको, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आज का प्रश्न है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब लॉन्च किया गया था। इसके जो है आपका रोवर और लैंडर का नाम क्या है, ठीक है, और ये आपका चंद्रमा की धरती पर कब उतरा था? ये चारों प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप लोग बताइएगा और इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका पीडीएफ जो है आंसर सहित आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो आंसर सहित इसका पीडीएफ जो है 1 दिन बाद मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।